Jai Hind, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार. ओके, जैसा कि आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार इसके बाद होगा और एंसेंट हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है वो हमारा समाप्त हो गया है और जल्द ही आप सबको उसका जो वन शॉट वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगा जो लगभग 2.5 घंटे का होगा. ओके, जिसमें आप पूरे एंसेंट हिस्ट्री ऑफ बिहार को कवर करेंगे. आज से हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार पर आगे बढ़ते हैं. मध्यकालीन बिहार कब से कब तक रहा और मध्यकालीन इतिहास में बिहार का क्या योगदान था, हम बिहार स्पेशल के सीरीज़ में विशेष रूप से यही पढ़ेंगे. पूरे मेडिएवल हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ना है. अभी हम बस वही पढ़ेंगे जो बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मतलब बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिएवल हिस्ट्री को हम कवर करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपको पता है कि आज ओवरव्यू देंगे एंड कल से आपका ये जो सेशन है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इसका स्टार्ट हो जाएगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसका ओवरव्यू. ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्यकालीन बिहार जो है वो दिल्ली सल्तनत के समय से शुरू हो गई थी. ओके, और दिल्ली सल्तनत 1206 में, कब 1206 में जो दिल्ली सल्तनत है, ओके, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश एंड देन तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और सबसे लास्ट में लोधी वंश का समय आया था. और इसको जब मध्यकालीन बिहार को जब 2 भागों में बांटते हैं तो आप देखते हैं कि एक जगह जहाँ दिल्ली सल्तनत का एरा चल रहा है तो वहीं 1526 में दिल्ली सल्तनत के ख़त्म होने के बाद मुग़ल वंश चलता है. ओके, मुग़ल वंश का जो समय है वो स्टार्ट होता है. तो हम मुग़ल काल को भी मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार में कवर करने का प्रयास करेंगे जो इम्पोर्टेंट है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो दिल्ली सल्तनत में आप इस टाइमलाइन को ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि इस टाइमलाइन से भी कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. तो आज की सेशन में हम विशेष रूप से टाइमलाइन पर ही चर्चा करने वाले. ओके, कि किस तरीके से जो टाइमलाइन रहा है वो दिल्ली सल्तनत का और मुग़ल काल का रहा है. अब इसमें देखेंगे कि जो गुलाम वंश है, जिसको हम ममलूक वंश भी कहते हैं या फिर दास वंश भी कहते हैं, इसका जो समय है वो 1206 से लेकर के 1290 तक है. ओके, और 1290 में इस वंश की यह वंश समाप्त होता है और फिर खिलजी वंश स्टार्ट होता है. खिलजी वंश का जो समय है वो 1290 से लेकर के 1320 तक का है. ओके, इसके बाद आप देखेंगे तुगलक वंश का जो समय है वो 1320 से लेकर के 1414 तक का है. और इसके बाद जब आप देखेंगे सैयद वंश, तो सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक है. और लास्ट में है लोधी वंश, जिसका टाइमलाइन जो है 1451 से लेकर के 1526 तक है. और 1526 में लोधी जो यहाँ के सिकंदर लोधी थे और जो बाबर थे उनके बीच युद्ध हुआ था. ओके, कौन सा? तो पानीपत का युद्ध. कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध. पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में. ओके, तो यही 1526 में लोधी वंश समाप्त हो गया था और फिर इस समय से जो है वो बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना करी थी और फिर मुग़ल वंश 1526 से शुरू हो गया था. लेकिन 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर का जो समय है यह यहीं पर समाप्त हो जाता है. फिर इसके बाद जो उनके पुत्र थे जिनका नाम था हुमायूं जो है वो क्या बनते हैं? हुमायूं जो है वो शासक बनते हैं मुग़ल काल. ओके, मुग़ल काल के. फिर हुमायूं का जो टाइमलाइन है 1530 से 40 तक रहा है और फिर बीच में सूरी वंश की स्थापना होती है शेरशाह सूरी द्वारा 40 से लेकर के 55 तक और फिर 1 वर्ष के लिए हुमायूं का शासनकाल रहता है. इसके बाद अकबर आते हैं जिनका शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 तक. फिर उनके पुत्र जहांगीर 1605 से 1627 तक. फिर उनके पुत्र शाहजहां 1627 से 1658 तक. और फिर इनके पुत्र औरंगजेब जिनका समय 1458 से लेकर के 1707 तक है. तो इस समय तक के जो एरा चल रहा है यह मुग़ल काल कहलाता है. और इसके बाद का जो समय चलेगा वह उत्तर मुग़ल काल कहलाएगा. और जो उत्तर मुग़ल काल है उसमें मुग़लों की स्थिति सही नहीं है, इसीलिए फिर वो ब्रिटिश के अधीन चले जाते हैं. ठीक है, तो वो हम आधुनिक भारत जब स्टार्ट करेंगे उसमें हम उत्तर मुग़ल कालीन बिहार को भी देखेंगे जिसमें बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें होंगी. गुलाम वंश की जो स्थापना है आप सभी जानते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था. किसके द्वारा?
गुलाम वंश की जो स्थापना है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कब कराया गया था, तो 1206 ईस्वी में किया गया था। ओके, इसके बाद इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत का में शामिल किया था। बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला कौन है, तो यही इल्तुतमिश है। ओके, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही आप यह भी देखेंगे कि इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में नियुक्त किया गया पहला सूबेदार जो था उनका नाम था मलिक जानी। क्या नाम था, मलिक जानी। आप इसको भी याद रखेंगे। ओके, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो भी हाईलाइट किए जा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर याद रखेंगे। और यहाँ सारी चीज़ें जो है वो टू द पॉइंट ही लिखी हुई है। गुलाम वंश को ममलूक वंश या राजवंश भी कहते हैं। स्थापना किसके द्वारा और कब हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में। इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था और इसने ही बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। साथ ही आप यह देखेंगे कि जो पहला सूबेदार मलिक जानी था उसको भी नियुक्त करने वाला कौन था, तो इल्तुतमिश ही था। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाँ, जस्ट वेट अ मिनट। यस, जब आप इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप आगे देखेंगे कि बिहार में मध्यकाल के दौरान, ओके, बिहार में मध्यकाल के दौरान बिहार की स्थिति जो थी वो ज़्यादा खराब रही। ओके, तो इस समय बिहार को दिल्ली सल्तनत का जो हिस्सा है वो बनाया गया था और बलबन के शासनकाल में बिहार के दक्षिणी भाग को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। ओके, दक्षिणी भाग जो कि गया का क्षेत्र पड़ता है उसको दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। किसके समय में, तो बलबन के शासनकाल में। साथ ही इसमें आप यह भी देखेंगे कि जो सूबेदार है उसका मतलब क्या होता है, तो सूबेदार का मतलब होता है किसी प्रांत या सूबे की कानूनी व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी होना। ओके, जो किसी प्रांत या सूबे का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसी को हम सूबेदार कहते थे उस समय। ओके, अब आगे है कि जागीरदार से आप क्या समझते हैं, तो जागीरदार में आप देखेंगे कि भू राजस्व जमा करने वाला जो प्रमुख अधिकारी होता है उसी को जागीरदार कहते हैं। मतलब भू राजस्व जमा करने वाला जो प्रमुख अधिकारी होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो जागीरदार कहते हैं। बलबन के शासनकाल में बंगाल में तुगरील खान का विद्रोह हुआ जिसे बलबन ने सफलतापूर्वक दबा दिया था। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे वो बिहार के गुलाम वंश के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद हम सभी खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में है कि तुगलक वंश की जो टाइमलाइन है वो कब से कब तक है, तो वो है 1320 से लेकर के 1414 तक। कब से कब तक है, 1320 से लेकर के 1414 तक है। और 1414 में कौन सा वंश आ जाता है, तो सैयद वंश स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो 1320 ईस्वी में जो तुगलक वंश है उसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। किसके द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की गई थी। कब, तो 1324 ईस्वी में। ओके, बंगाल जीतने के बाद दिल्ली जाने के क्रम में 1324 ईस्वी में ही गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार पर आक्रमण किया और इस समय कर्नाट वंश के राजा जो थे उनका नाम था हरिसेन। कर्नाट वंश के राजा, आपको कर्नाट वंश पढ़ाया गया है, उस समय उसके राजा कौन थे, तो हरिसेन। इस बारे में भी उस समय चर्चा हुई थी। ओके, इसके बाद आप यह देखेंगे कि इसमें हरिसेन की हार होती है और वो नेपाल चले जाते हैं। इस प्रकार कर्नाट वंश को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा जो है गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा था कि बिहार की जो राजधानी है वो किसको बनाया था, तो बिहार शरीफ को बनाया था। बिहार की राजधानी किसने बनाया था, तो आप याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, MBT, आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे। MBT जो है वो क्या करते हैं, तो बिहार की जो राजधानी है वो किसको बनाते हैं, तो बिहार शरीफ को बनाते हैं। इस प्रकार जो तुगलक वंश के दौरान बिहार की राजधानी है वो बिहार शरीफ बनती है। कौन बनती है, बिहार शरीफ। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का जो नाम है वो बदलकर तुगलकपुर कर दिया था। क्या कर दिया था, तुगलकपुर। किसका नाम बदलकर, दरभंगा का नाम बदलकर, तथा तिरहुत का नाम बदलकर तुगलकाबाद। ओके, दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर और तिरहुत का नाम बदलकर इन्होंने तुगलकाबाद कर दिया था। तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान उत्तर बिहार के ज़्यादातर हिस्से दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गए थे। किस सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गए थे उत्तर बिहार के ज़्यादातर हिस्से। साथ ही आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने के शासनकाल में मोरक्को का यात्री जो है इब्न बतूता वह भारत आए थे। कब, तो 1333 ईस्वी में, और उसने बिहार का भ्रमण भी किया था। और इसके द्वारा जो लिखी गई यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है रेहला, वो काफ़ी फेमस बुक है। ओके, तो आप इसको भी याद रखेंगे। साथ ही आप यह याद रखेंगे जो लास्ट पॉइंट है कि फिरोज शाह तुगलक ने के शासनकाल में शाहाबाद के क्षेत्र जो कि भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास था वो किसके नियंत्रण में था, तो उस समय फिरोज शाह तुगलक के ही नियंत्रण में था। ओके,
आप जानते हैं कि जो सैयद वंश है, ओके, सैयद वंश की जो संस्थापक है वो कौन थे? तो सैयद वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है खिज़्र खां। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1414 में। कब हुई थी? 1414 में, ओके। इसमें हम सभी देखेंगे, ओके, यहाँ मिसटाइप हो गया, आप इसको सही कर लेंगे। 1414 से लेकर के 1451, ओके, आप इसको ठीक से लिख लेंगे, ओके। तो चलिए 1414 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? सैयद वंश की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? तो खिज़्र खां के द्वारा। किसके द्वारा? खिज़्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना हुई थी। लेकिन इस वंश के शासनकाल में शासकों की जो स्थिति है वो ज़्यादा मजबूत नहीं रही थी, इसीलिए बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, इसीलिए इस वंश के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बस आपको ये पढ़ना है कि सैयद वंश की जो स्थापना है कब हुई थी? तो 1414 में। किसके द्वारा? तो खिज़्र खां के द्वारा हुई थी। और बिहार के क्षेत्र में इसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसका उल्लेख भी बिहार के क्षेत्र में नहीं मिलता है। तो चलिए लोदी वंश के बारे में देख लेते हैं। लोदी वंश और बिहार में आप यह देखेंगे कि इस वंश के जो संस्थापक है आपको पता है कि बहलोल लोदी है। कौन है? बहलोल लोदी। और इस वंश की स्थापना कब हुई थी? 1491 में हुई थी, नहीं 51 में, ओके, 1451 में हुई थी। ये एक अफगानी वंश था, ओके। कौन? लोदी वंश जो है वो एक अफगानी वंश है, और जिसके दौरान भारी संख्या में अफगानी लोगों ने भारत में नौकरी दी गई थी। और बहलोल लोदी के शासनकाल में ही फरीद खां, जिनका नाम है शेर शाह सूरी, के दादा जो थे उनका नाम था इब्राहिम खां, वो भारत पहुँचे थे। मतलब शेर शाह सूरी के जो दादाजी थे जिनका नाम था इब्राहिम खां, वो किसके समय में भारत पहुँचे थे? तो बहलोल लोदी के समय में ही वो भारत पहुँचे थे। और फिर इनके जो पुत्र है शेर शाह सूरी, वो कब? तो 1540 में जो युद्ध होता है उसमें विजय प्राप्त होते हैं और हुमायूं को हरा करके, और 1540 से लेकर के, ओके, 1555 तक मुगलों के स्थान पर शासन करते हैं सूर्यवंश की स्थापना करके, ओके। अब इसको भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही सिकंदर लोदी के सेनापति जो थे उनका नाम था दरिया खां नुहानी। तो फिर इसके बारे में भी, नुहानी वंश के बारे में भी इसके जस्ट बाद वाले सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। आप अभी बस इतना याद रखना कि जो लोदी वंश के सेनापति थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था दरिया खां नुहानी। उनको जौनपुर भेजा गया था। किसके द्वारा? तो सिकंदर लोदी ने सेनापति को जौनपुर भेजा था। जौनपुर में सरकी वंश के शासक जो थे जिनका नाम था हुसैन शाह सरकी, इन्होंने दरिया खां नुहानी को पराजित किया था, और इस प्रकार जो है वो सिकंदर लोदी दरिया खां नुहानी को जौनपुर के प्रशासक नियुक्त किया गया था। दरिया खां नुहानी ने जौनपुर में सरकी वंश का अंत करके हुसैन शाह सरकी को पराजित करने के बाद नुहानी वंश की स्थापना करते हैं, और लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था इब्राहिम लोदी। तो आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे, जो भी हमने क्या करा है, तो जो भी हमने अंडरलाइन करा है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगले आने वाले सेशन में हम सभी नुहानी वंश को पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।